respiration quotient generally abbreviated as RQ. This we will study now. RQ बोलते हैं या रेस्पिरेशन क्यूसेंट भी बोलते हैं। ये एक तरह का रेशियो होता है या एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो रेस्पिरेशन के बारे में बहुत सी चीजों को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन किस टाइप का है, किस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का रेस्पिरेशन हो रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया, किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होना। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अदर ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, इन सब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का ब्रेकडाउन होना सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जब ब्रेकडाउन होते हैं तो अलग अलग नेचर के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, तो वो वैल्यू जो इंडिकेट कर सके, या अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की अलग अलग वैल्यू होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की, उस वैल्यू को हम RQ कहते हैं। एंड देयर RQ इज डिफरेंट, सभी के लिए RQ अलग अलग होता है, इसलिए हम बता सकते हैं किस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हुआ है। तो ऑफिशियली रेस्पिरेटरी क्यूसेंट जो है वो रेशियो है आपका वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा, मान लीजिए ग्लूकोज का ही एग्जांपल लेते हैं, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, यानी ऑक्सीजन गैस यूज की जाती है। लार्ज मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है ये। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल जैसे CO2, जैसे वाटर और एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में जो है लिबरेशन होता है या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पर देखिए गैसेस की बात करते हैं, सिर्फ दो गैसेस का रेशो लिया जाता है, एक ऑक्सीजन का, एक CO2 का। तो CO2 जो है वो तो प्रोड्यूस हुई है और ऑक्सीजन जो है वो यूज हुई है या कंज्यूम हुई है। तो RQ क्या होता है, RQ एक रेशो होता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, कि कितनी CO2 इवॉल्व हुई, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो हर एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, या ऑक्सीजन नहीं भी होगी तो हम ऑक्सीजन की वैल्यू 0 रख लेंगे। तो हर एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब ब्रेकडाउन हो रहा है और अंडरगो हो रहा है किसमें, सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो CO2 कितनी इवॉल्व हुई और कितनी ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हुई। फिर ध्यान देंगे ऑक्सीजन यूज होती है हमेशा और CO2 प्रोड्यूस हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन में, इसीलिए रेस्पिरेशन का क्यूसेंट है। जबकि फोटोसिंथेसिस में उल्टा था, वहां CO2 यूज होती थी, ऑक्सीजन इवॉल्व होती थी। तो इस फॉर्मूला को या डेफिनेशन वाइज, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन क्यूसेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कितनी CO2 इवॉल्व हुई और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, RQ बोलते हैं। RQ का जो है वैल्यू, जो वैल्यू आएगी एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल वैल्यू, वो इंडिकेट करती है नेचर ऑफ रेस्पिरेशन एंड सबस्ट्रेट। कैसा सबस्ट्रेट है, कैसा रेस्पिरेशन था, क्या सेलुलर, क्या एरोबिक रेस्पिरेशन था या एनएरोबिक रेस्पिरेशन था, ये चीज भी इंडिकेट करता है RQ की वैल्यू। तो RQ की वैल्यू वेरी करती है सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट। अब डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के लिए RQ की वैल्यू हम पढ़ेंगे। ये 1 मार्क्स में भी आता है, 8 मार्क्स में भी। 1 मार्क में आएगा तो आप इतना ही लिखेंगे कि RQ होता क्या है, द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम। जैसे इसी रिएक्शन की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए कितनी ऑक्सीजन यूज की गई है, 6, और कितनी CO2 इवॉल्व हुई है, 6। तो RQ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, मान लीजिए 6, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम दैट इज 6, 6/6 1। RQ जो है वो 1 आ जाता है। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ वैल्यू 1 होती है। इस तरह से ये कैलकुलेट की जाती है। तो RQ की वैल्यू 0 से लेकर एक पॉजिटिव इंटीजर तक हो सकती है, जनरली 0 से लेकर 2 के बीच में ही वेरी करती है। एक्सेप्शनली कभी कभी 4, 5, 6 यहाँ तक भी जा सकती है, बट जनरली जो एक रेंज है वो 0 से 2 के बीच में लाई करती है। ठीक है, RQ का एक और सिग्निफिकेंस भी है कि हम डाइट में भी इसको कैलकुलेट करते हैं, हेल्दी डाइट का RQ। डाइट का मतलब जो भी आप फूड खाते हैं, हेल्दी डाइट का जो RQ होता है वो होना चाहिए 0.85। देखिए अभी हमने ग्लूकोज का RQ देखा था, वो 1 था। अगर आपकी डाइट में सिर्फ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका मतलब वो डाइट हेल्दी नहीं है। केवल पोटैटो खाते रहेंगे या केवल कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेते रहेंगे तो वो हेल्दी डाइट नहीं कंसिडर की जाएगी। मान लीजिए लिपिड्स का RQ 0.7 है, केवल ऑयल खाते रहेंगे तो भी आपकी डाइट हेल्दी नहीं है।
केवल प्रोटीन लेते रहेंगे, मान लीजिए 0.8 है प्रोटीन का, केवल प्रोटीन लेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट हेल्दी के नियर है बट हेल्दी नहीं है। तो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स लिया जाता है। हमारे लिए फूड ही तो एनर्जी है, तो फूड के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। तो ऐसा फूड हम खाएं जिसमें ग्लूकोज भी हो, लिपिड भी हो, प्रोटीन भी हो। मान लीजिए ग्लूकोज है तो 1, लिपिड है तो 0.7, प्रोटीन है तो 0.8, इनका टोटल हम करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हमने तो एवरेज लेना है ना। तो अराउंड ये 2.5 आएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 3 इट विल बी 0.85 नियरली। तो इस तरह से मिक्सचर ऑफ डाइट अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अ सिंगल डाइट। एक ही तरह की न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं लेने चाहिए, मिक्सचर लेना चाहिए। तो हमारी डाइट का आरकेयू लगभग 0.85 बैठे तब बेस्ट हेल्दी डाइट होती है, यानी उसमें ग्लूकोज भी हो, प्रोटीन भी हो, लिपिड्स भी हो या अदर ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो, जैसा कि किसी भी कैरेट में, गाजर में, मूली में, खीरे के अंदर इनके अलावा भी अदर ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो हमारी डाइट को हेल्दी बनाते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा कि आरकेयू क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कितनी O2 कंज्यूम की गई है, इसको हम कहते हैं आरकेयू। अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के लिए अब हम देखेंगे क्या आरकेयू की वैल्यू है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरकेयू कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का जो आरकेयू होता है वो 1 होता है, यूनिटी, क्योंकि लगभग जितनी CO2 इवॉल्व होती है उतनी ऑक्सीजन कंज्यूम की गई थी। 6 मॉलिक्यूल्स हम यूज करते थे ऑक्सीजन के, तो 6 ही CO2 मिलती थी, बस ATP या एनर्जी हम लिख सकते हैं। देखिए 6 आरकेयू वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड दैट इज 6, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड दैट इज 6, सो 6 डिवाइडेड बाय 6 इट विल बी 1। कार्बोहाइड्रेट्स का जो आरकेयू होता है वो 1 होता है या यूनिटी होता है, क्योंकि जो आपका इक्वल है वैल्यू किसकी, CO2 इवॉल्व की एंड डिवाइडेड बाय द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो जितने भी सीड होते हैं, जैसे कि आपके सीरियल्स के सीड या पोटैटो, ये जो लीफ है जिनके अंदर स्टार्च होता है, वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। तो वहां आरकेयू वैल्यू जो रहती है वो 1 रहती है, यूनिटी रहती है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए तो हमने पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा है, वी कैन फाइंड आउट दैट कितना ऑक्सीजन और कितना CO2 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपिड्स। लिपिड्स का ऑक्सीडेशन या लिपिड का ब्रेकडाउन भी हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, 3rd यूनिट में। तो लिपिड भी जो होते हैं ब्रेकडाउन सेलुलर रेस्पिरेशन से ही होते हैं। लिपिड के अंदर होता क्या है कि लिपिड ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, ऑक्सीजन कम होती है एज कंपेयर टू कार्बन। देखिए कार्बोहाइड्रेट के अंदर जनरली जितना कार्बन का नंबर था C6H12O6, लगभग जितनी कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन होते हैं, यानी ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट नहीं है। भाई कार्बन भी बहुत ज्यादा नहीं है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा नहीं है, इक्वल अमाउंट है। बट लिपिड में क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डेफिशिएंट होती है। जैसे एक एसिड है ट्राईपाल्मिटिक एसिड, मान लीजिए लिपिड की बात करता हूं मैं, एक फैटी एसिड है ट्राईपाल्मिटिक एसिड C51H98O6। So you can clearly see carbon number is 51 whereas oxygen number is 6। कार्बन तो 51 तक चला गया, ऑक्सीजन जबकि 6 है। ठीक है, एक पाल्मेटिक एसिड है, पाल्मेटिक एसिड की भी बात करें तो C16H32O2। देखिए 16 कार्बन है जबकि ऑक्सीजन 2 ही है, तो बहुत कम अमाउंट है, ऑलमोस्ट 1/10 अमाउंट तक भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मल्टीपल 10 टाइम्स तक कार्बन ज्यादा हो सकते हैं। तो इतना कम ऑक्सीजन होने की वजह से जब इनका ब्रेकडाउन होता है, अब ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो इनको ज्यादा ऑक्सीजन लगती है। यहां लगभग 145 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं यहां पर। देखिए अब ग्लूकोज की बात नहीं कर रहे तो ग्लूकोज को रफ कर देता हूं। इस लिपिड को या इस फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए, दैट इज ट्राईपाल्मिटिक एसिड, इसका अगर सेलुलर रेस्पिरेशन करना है तो यहाँ सिर्फ 6 ऑक्सीजन से काम नहीं चल रहा। 6 ऑक्सीजन से काम इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पर एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू कार्बन। तो 145 ऑक्सीजन यूज किए गए, बदले में हमें CO2 भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगा और हमें ATP भी मिलेगी। तो यहाँ पर लगभग 102 CO2 मिलती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा यूज हुई है तो CO2 भी ज्यादा इवॉल्व होगी। 98 वाटर मिलते हैं, प्लस एनर्जी भी अराउंड 130 ATP मिलती है। देखिए ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में सिर्फ 36 ATP मिलते थे, जबकि लिपिड ब्रेकडाउन होता है तो ज्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ग्लूकोज को इसलिए अच्छा जो सोर्स माना जाता है क्योंकि वो इंस्टेंट सोर्स है, वो तुरंत एनर्जी देता है। अगर ग्लूकोज नहीं है तब लिपिड का ब्रेकडाउन होता है, हालांकि लिपिड के ब्रेकडाउन में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, बट लिपिड्स क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है। ये हीट या बॉडी में जो है फैट के फॉर्म में स्टोर रहते हैं।
तो जब ग्लूकोज नहीं है तभी इनका ब्रेकडाउन होता है, जब भी इनका ब्रेकडाउन होगा तो हाइयर अमाउंट में एनर्जी मिलती है। तो अब इसका आरकेयू कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है, ट्राई पाल्मेटिक एसिड का। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड दैट इज 102 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड कितनी है 145, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो अराउंड 0.7 वैल्यू आती है किसकी, आरकेयू की। तो लिपिड्स का यूनिटी से कम क्यों है, इसका रीजन क्लियरली इंडिकेटेड है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड कम इवॉल्व होती है, ठीक है, लेस न्यूमिनेटर अगर कम रहेगा, और ठीक है, और ऑक्सीजन जो वो ज्यादा है, दिस इज मोर। तो 100% जब आपका जो है मोर है ऑक्सीजन की वैल्यू, तो वो 1 से कम ही रहेगा। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए, CO2 कम इवॉल्व होती है, इसीलिए लिपिड्स का आरकेयू जनरली 0.7 होता है, लेस देन 1, ठीक है। एक और एग्जांपल जैसे पाल्मेटिक एसिड C16H32O2, इसको भी लगभग 110 ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी 11 ऑक्सीजन चाहिए इसको, ठीक है, बदले में सिर्फ 4 CO2 देता है ये, कुछ वाटर देता है और एनर्जी देता है। तो यहां पर देखिए CO2 इवॉल्व हुई 4 और ऑक्सीजन कंज्यूम की गई 11, तो ये वैल्यू भी 1 से कम आएगी, ये आती है अराउंड 0.36। तो ये वैरी करते हैं, बट एक जनरल जब एवरेज लिया जाता है, कुछ लिपिड्स का 0.8 भी आता है आरकेयू, ठीक है, हो सकता है किसी का इससे हाई भी आ जाए। तो एवरेजली जब हम कहते हैं तो एवरेज वैल्यू जो आता है वो 0.7 आता है लिपिड्स का। और ओवरऑल 0 से लेकर 2 तक वेरी करता है आरकेयू, ठीक है। तो एवरेज ऑफ द लिपिड्स इज 0.7, एवरेज वैल्यू ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इज 1। कार्बोहाइड्रेट भी स्पेशल केसेस में 1 से ज्यादा भी आ सकते हैं या 0 भी आ सकते हैं, बट एक एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो होगा 0.7। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। देखिए आपको तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तो डायरेक्ट इस तरह से वैल्यू आते हैं, बट हम एग्जांपल से इसलिए समझ रहे हैं कि हम देख सकें क्यों जो है 1 से कम आया लिपिड का वैल्यू। प्रोटीन्स जो होते हैं वो बने होते हैं अमाइनो एसिड से। तो पहले जब प्रोटीन टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन गेन करके प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं होता, प्रोटीन पहले डी नेचर होते हैं अमाइनो एसिड में। फिर डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड सेलुलर रेस्पिरेशन में अलग अलग फेजेस पर एंटर करते हैं। कुछ अमाइनो एसिड डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाते हैं और फिर ग्लाइकोलिसिस के थ्रू उनका ब्रेक डाउन होगा, जैसे ग्लूकोज का हो रहा था। कुछ डायरेक्ट क्रैब साइकिल में एंटर करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई अमाइनो एसिड जो है वो डीएमिनेशन करके उसका डीएमिनेशन हो गया, वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में चेंज हो गया और डायरेक्ट क्रैब साइकिल में एंटर कर गया, ठीक है। या किसी और तरह के एसिड में चेंज हो गया, मान लीजिए मैलिक एसिड में चेंज हो गया, और मैलिक एसिड जो है वो डायरेक्ट चेंज हो गया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। या 5 कार्बन के अमाइनो एसिड है तो वो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में चेंज हो गए। तो अमाइनो एसिड डीएमिनेट होकर अलग अलग साइकिल्स के थ्रू या अलग अलग पाथवेज के थ्रू ब्रेक डाउन होते रहते हैं। तो कुल मिलाकर जो ब्रेक डाउन है वो उनका सेलुलर रेस्पिरेशन से ही होता है, किसका, अमाइनो एसिड्स का, यानी उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। अमीनो एसिड भी लिपिड की तरह, यानी प्रोटीन्स भी लिपिड्स की तरह ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। जितने कार्बन है उतनी ऑक्सीजन नहीं है। एक सिंगल अमाइनो एसिड का मान लीजिए, जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, एक अमाइनो एसिड में कायरल कार्बन होता है, ठीक है, उस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उस पर एक हाइड्रोजन है, एक अमाइन ग्रुप है और एक साइड चेन होती है। इस साइड चेन में भी जनरली कार्बन से भरी होती है, CH2 CH3 CH2, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक लॉन्ग चेन हो सकती है, एलिफेटिक हो सकती है, एरोमेटिक हो सकती है, पोलर नॉन पोलर, बहुत से नेचर होते हैं। तो कार्बन का नंबर जनरली हाई होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो जनरली ये 2 ही रहती है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये भी। ऑक्सीजन डेफिशिएंट है तो इनके ब्रेकडाउन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी। अब अगर ऑक्सीजन ज्यादा चाहिएगी और CO2 जो है वो कम इवॉल्व हो रही है, तो सिमिलरली वही बात होगी कि जो वैल्यू है वो कम रहेगी 1 से, ठीक है। मान लीजिए इमेजिनरी नंबर एक मैं बताता हूं कि CO2 तो इवॉल्व हुई आपका 5 और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो थी वो थी जनरली 8 या 9, तो वैल्यू 1 से कम ही आती है हमेशा, लेस देन 1। तो प्रोटीन्स का जो आरक्यू है वो वेरी करता है 0.7 से 0.8 के बीच में। हालांकि कुछ कम भी हो सकता है, कभी कभी 0.5 भी हो सकता है, कभी कभी 1 भी आ जाता है अगर किसी में इक्वल ऑक्सीजन है कार्बन के ही, ठीक है। तो हालांकि वेरी करेगा, बट एक जनरल रेंज जो होती है एवरेज जिसको हम कहते हैं आरक्यू की, वो रहेगा 0.7 से 0.8, यानी लिपिड्स की तरह होता है। लिपिड्स का जो है 0.7 है, इनका 0.8 तक भी हो सकता है एवरेज वैल्यू।
तो ये तो तीन मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट थे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। इनका आरकेओ वैल्यू क्या होता है ये हमने डिस्कस किया है। अब कुछ और केसेस होते हैं जैसे कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। देखिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो आपका वैल्यू है वो इंफिनिटी चला जाएगा, चाहे कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो। चलिए ग्लूकोज की मान लीजिए हम बात करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज में क्या होगा, C6H12O6। यहाँ ऑक्सीजन यूज नहीं की जा रही, तो जो फॉर्मूला है उसमें ऑक्सीजन यूज हम लिखते थे वो जीरो हो गई। अब चाहे कितनी भी CO2 इवॉल्व हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे थाउजेंड्स हो, कितनी भी CO2 इवॉल्व हो जाए, चाहे, ठीक है, मान ली ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बन रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, C2H5OH, CO2 भी बनती है, एनर्जी भी बनती है 50 किलो कैलोरी या 2 ATP। तो CO2 तो इवॉल्व हो रही है, यहाँ पर 2 CO2 इवॉल्व होते हैं, बट ऑक्सीजन जो कंज्यूम है वो नहीं हो रही, वो जीरो है बिल्कुल। तो 2 डिवाइडेड बाई जीरो, जब भी किसी चीज के डिवाइड में जो होता है जीरो होता है तो उसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है, ठीक है, या नॉट डिफाइन होती है। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो इंफिनिटी रहेगी। क्यों इंफिनिटी है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, आर क्यू? क्योंकि ऑक्सीजन यूज की ही नहीं जाती, चाहे किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो वहां पर वॉल्यूम ऑफ O2 दैट विल बी जीरो। तो कितना भी CO2 निकल जाए, हमें CO2 से कोई कंसर्न ही नहीं है। जब भी किसी चीज के डिवाइड में जीरो लग जाता है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइन या इंफिनिटी होती है। तो ये कुछ मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। डायरेक्टली आर क्यू वैल्यू याद रखें, कार्बोहाइड्रेट 1, लिपिड 0.7, प्रोटीन्स अराउंड 0.8 और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इंफिनिटी। इनके अलावा भी कुछ स्पेशल केस होते हैं जैसे कि आपका कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स के अंदर जो होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जरूरी नहीं है ग्लूकोज हो, उसके अलावा भी बहुत से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जो एसिडिक, जो बहुत ज्यादा एसिडिक हो सकते हैं या लेस एसिडिक भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, या आपका मैलिक एसिड या सिट्रिक एसिड। इस तरह के एसिड नाइट के टाइम पर स्टेबल होते हैं, ठीक है, कैम प्लांट्स के अंदर। कैम प्लांट नाइट के टाइम में अपने जो है स्टोमेटा ओपन करते हैं, तो उनके अंदर CO2 का एक्सचेंज नाइट के टाइम पर होता है, ठीक है। उनके अंदर जो आपका प्रोड्यूस होती है CO2 या गेन की जाती है, वो नाइट के टाइम पर गेन की जाती है। तो प्लांट खुद प्रोड्यूस नहीं करता CO2 को, नाइट के टाइम पर CO2 प्रोड्यूस नहीं की जाती है, ध्यान रखिएगा। कैम प्लांट्स के अंदर नाइट के टाइम पर एक्यूमुलेट ही कर ली जाती है, जबकि नॉर्मल प्लांट्स में नाइट के टाइम पर CO2 को प्रोड्यूस किया जाता है। CO2 प्रोड्यूस होती रहती है नाइट के टाइम में, उसको एक्यूमुलेट डे टाइम में किया जाता है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वहां पर अगर ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड या सिट्रिक एसिड है, तो ये जो होते हैं ये आपका मोर अमाउंट ऑफ CO2 को इवॉल्व करते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन डे टाइम में। दिन के टाइम में जो CO2 है उसका सोर्स खुद प्लांट है। CO2 क्यों चाहिए दिन के टाइम में? ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, बट उनके तो स्टोमेटा क्लोज है, स्टोमेटा क्लोज है तो एनवायरमेंट से तो लेते नहीं CO2, तो प्लांट खुद प्रोड्यूस करते हैं अपने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स को ब्रेक डाउन करके, ठीक है। तो उनके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उनको ऑक्सीजन कम चाहिए और CO2 वो ज्यादा इवॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी इनके अंदर मच है। लिपिड में और प्रोटीन में ऑक्सीजन डेफिशिएंट थे, ये ऑक्सीजन रिच है, तो इनको कम ऑक्सीजन चाहिए ब्रेक डाउन होने के लिए। जैसे ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं, कोई एक साइड चेन होती है, ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये केवल एक मॉलिक्यूल लेकर ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन हो जाता है और ये 4 CO2 देता है, 2 वाटर देता है और एनर्जी देता है, ठीक है। कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सैलिक एसिड का ग्लूकोज की तरह, तभी तो CO2 और वाटर मिले, कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बना। इस कंप्लीट ब्रेकडाउन में आर क्यू देखिए, कैलकुलेट करिए। CO2 कितनी इवॉल्व हुई? 4, ऑक्सीजन कितने यूज किए गए? 1, तो आर क्यू वैल्यू आई 4, यानी कि मोर देन 1। ऑर्गेनिक एसिड्स का आर क्यू में लिख रहा हूं, ये जनरली वेरी करता है 1.33 और मोर इसलिए लिख देते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड, इसका 4 तक भी चला गया, देख लीजिए। अदरवाइज ये मैक्सिमम जो होता है 1.33 से 1.55 तक ही होता है, 1.5 तक। तो एक एवरेज वैल्यू जो है वो 1.33 होती है ऑर्गेनिक एसिड्स की। कोई और ऑर्गेनिक एसिड अगर हम लें जैसे कि सिट्रिक एसिड,
ठीक है, सिट्रिक एसिड की अगर बात करें तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है C6H8O7। इसके दो मॉलिक्यूल जो है वो उनको 9 ऑक्सीजन चाहिए। आप देख सकते हैं कार्बन की बजाय ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है। लिपिड और प्रोटीन ऑक्सीजन डेफिशिएंट थे, इसलिए उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी। यहां उनसे उल्टा है, इसलिए तो 1 से वैल्यू ऊपर चली गई, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम चाहिए और CO2 ज्यादा इवॉल्व होती है, इसीलिए यहाँ वैल्यू 1 है, 1 से ज्यादा है। 9 ऑक्सीजन जब इसको चाहिए तो ये देता है 12 CO2, 12 कार्बन डाइऑक्साइड देता है और 8 वाटर देता है पूरे कंप्लीट ब्रेकडाउन में और एनर्जी देगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 दैट इज 12, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड दैट इज 9, सो इट विल बी अराउंड 1.33। दिस इज सिट्रिक एसिड। तो ऑलवेज मोर देन 1 आएगा ऑर्गेनिक एसिड का वैल्यू जब भी वो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहे हैं। ठीक है, जब भी कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहे हैं ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। ये डे टाइम के एग्जांपल हैं कि दिन के टाइम पर क्या हो रहा है। एक नाइट टाइम का भी एग्जांपल बता देता हूं कैंप प्लांट्स में। देखिए मैलिक एसिड जो है ये बहुत ज्यादा एसिडिफाइड है, तो इसका डी एसिडिफिकेशन होता है प्लांट के अंदर नाइट के टाइम में। सॉरी, नाइट में तो मैलिक एसिड बना रहता है, डे टाइम में एसिडिफिकेशन होता है इसका। ठीक है, तो मैलिक एसिड में भी सिमिलरली वही कंसेप्ट रहेगा, दिस थिंग टू बी पार्डन। ये भी डे टाइम की बात है भाई, नॉट नाइट। नाइट में तो मैलिक एसिड स्टेबल है, दिन के टाइम पर ये टूटता है। तो मैलिक एसिड जब टूटता है तो उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है 3 ऑक्सीजन लेकर, ये 3 ऑक्सीजन लेकर 4 CO2 और 3 वाटर में इसका ब्रेकडाउन होता है, प्लस एनर्जी बनती है। इस स्टेप को डी एसिडिफिकेशन बोलते हैं। तो मैलिक एसिड का जब ब्रेकडाउन हो रहा है उसको सिर्फ 3 ऑक्सीजन चाहिए, 4 CO2 इवॉल्व हुए हैं, तो CO2 इवॉल्व 4 और यूज 3, तो इसका भी अराउंड 1.33। सिट्रिक एसिड की तरह इसका भी आर का वैल्यू जो है वो 1.33 आता है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो कि ऑक्सीजन रिच है, यहां भी देख लीजिए 4 कार्बन है 5 ऑक्सीजन है, तो ऑर्गेनिक एसिड जो कि ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है उनका आर का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आता है एंड नियरली 1.33। एक ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो उसी का 4 था, अदरवाइज हमने देखा सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड दोनों का जो है वो क्या है आपका 1.33। तो ये कुछ मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं जिनका आर का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और बता देता हूं ग्लूकोज का। देखिए ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एक तो एनएरोबिक के केस में हुआ था। एनएरोबिक में आपको याद हो तो ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में टूटा था और बहुत कम एनर्जी मिली थी हमें। कभी कभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्लूकोज जो होते हैं वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होते हैं। C6H12O6 ऑक्सीजन नहीं थी तो आपका इथाइल अल्कोहल में C2H5OH में प्लस 2 ATP में टूटा था और CO2 भी निकली थी 2। तो ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन था, सारा सा CO2 नहीं निकली, वाटर नहीं निकली थी, जैसा कि एरोबिक में हो रहा था। ऐसा कभी कभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है, और कहां होता है, कैंप प्लांट्स में ही। ठीक है, इनकम्प्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ध्यान से समझिएगा, इनकम्प्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता तो है लेकिन एनारोबिक की प्रेजेंस में, बट कैंप प्लांट्स के अंदर खुद ग्लूकोज का भी एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जैसे कि आपका ग्लूकोज की अगर हम बात करें, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं ग्लूकोज के, C6H12O6 प्लस 3 ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर क्या होता है आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है मैलिक एसिड C4H6O5, इसके बनते हैं 3 मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन अगर आपको याद हो गार्ड सेल्स में भी होती थी, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के टाइम पर। दिन के टाइम में गार्ड सेल्स में जो है आपके स्टार्च टूटता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज टूटता है मैलिक एसिड में। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है मैलिक एसिड में, यहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोई भी CO2 इवॉल्व नहीं होती, नो CO2 इवॉल्व। अब उस केस में क्या होगा, CO2 इवॉल्व नहीं है तो आर क्या होगा, 0, CO2 तो नहीं निकली और ऑक्सीजन 3, तो अपर CO2 इवॉल्व नहीं हुई है तो चाहे नीचे कुछ भी हो तो इट विल बी 0। इनकम्प्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का आर क्या वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये 6 केसेस हैं जिनके आर क्या वैल्यू हमें याद रखने हैं। अगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो एरोबिक के केस में भी, जैसा कि मैलिक एसिड बनता है ग्लूकोज से,
तब आर क्यू 0 होता है। आर क्यू यूनिटी कब होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। लिपिड प्रोटीन का अराउंड 0.7 या 0.8 होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इन्फिनिटी होगा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन 0 है तो वहां पर इन्फिनिटी होगा। CO2 चाहे कुछ भी हो, 1 2 3 4 और 1000। और ऑर्गेनिक एसिड्स का जो आर क्यू होता है वो अराउंड 1.33 होता है। सो दैट इज अबाउट दी रेस्पिरेटरी क्यूसेंट। सिग्निफिकेंस क्या है रेस्पिरेटरी क्यूसेंट के? आप वैल्यू देखकर, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं आर क्यू किसी भी रिएक्शन का 1.33 आ रहा है, सो वी कैन से दैट कि यहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो 100% ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। नेचर बताया जा सकता है रेस्पिरेशन का कि हाँ एरोबिक रेस्पिरेशन है। मान लीजिए इन्फिनिटी आ रहा है वैल्यू बार बार आर क्यू का, तो इट मींस एन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन को यूज किया ही नहीं जा रहा, तभी तो इन्फिनिटी आया है। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं इवॉल्व नहीं हो रही, तभी तो 0 की डिवाइड में कुछ भी हो। तो आपका नेचर बताया जा सकता है और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बताया जा सकता है। डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की वैल्यूज की वजह से डाइट रेगुलेशन किया जाता है या डाइट मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, क्या आपकी डाइट का आर क्या हो रहा है, कितना CO2 इवॉल्व हो रहा है, उस चीज के बेसिस पर डाइट भी जो है हेल्दी डाइट मैनेजमेंट भी किया जाता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है किसके? रेस्पिरेटरी क्यूसेंट के।